अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं लाइव विद मुजाहिद। मैं हूं तलहा आलमगीर। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF का माहिदा अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले लग रहा था कि खटाई में पड़ जाएगा और गुज़श्ता माह एक खबर भी आई थी कि शायद माहिदा ख़त्म हो जाए, फिर नए माहिदे की तरफ हुकूमत पाकिस्तान जाएगी। लेकिन आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से टेलीफोन पर रब्ता किया और गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान चौथा रब्ता है। और ऑफकोर्स हमें याद है कि जब पेरिस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे तो तब वहाँ पर मुलाकात भी साइडलाइंस पर हुई थी MD IMF के साथ। तो वहाँ पर अब खबरें गर्दिश करी कि शायद जो कि नवा जायज़ा है वो बहाल हो जाएगा, फिर जो डील है मुकम्मल होगी। लेकिन 3 रोज़ बाकी हैं, तो अब 3 रोज़ का वक्त है, यानी 30 जून तक जो है ये माहिदा ख़त्म होने के करीब है। उससे पहले, क्योंकि एक्सटेंडेबल माहिदा नहीं है, तो उससे पहले कोशिश की जा रही है। हुकूमत ने तमाम जो शराइत हैं IMF की उस पर अमल दरामद कर लिया है। और गुज़श्ता इजलास कौमी असम्बली का जो हुआ, उसमें कौमी असम्बली का जो वफाकी बजट था 14,480 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली ने मंजूर किया। और इसके साथ नए टैक्सेस भी आम आवाम पर आयद किए हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। लेकिन 88% बताया जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस इंप्लीमेंट किए गए हैं, जो कि आयशा गौस पाशा साहिबा ने हमें बताया। इससे मुतालिक भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस यानी फाइनेंस बिल 2023 भी कौमी असम्बली इजलास से मंजूर कर लिया है। तो क्या IMF डील बहाल होने जा रही है? क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं या फिर हुकूमत एक नए माहिदे की तरफ जाएगी? इससे मुतालिक हम बात करेंगे। और हम आज खुश हैं कि हमारे साथ मौजूद है हारून शरीफ साहब, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अरुण साहब, क्या होने जा रहा है? क्या IMF डील बहाल होने जा रही है? कोई खबरें आ रही हैं इस तरह की, या फिर एक नया माहिदा, जो कि गुज़श्ता माह भी बात हो रही थी कि एक नए माहिदे की तरफ हुकूमत जा सकती है इस माहिदे से बाहर निकल के? जी नहीं, माहदा तो रिवाइव होता दिखाई दे रहा है और इसकी प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बजाय खुद लीड ली है, एश्योरेंसेस भी दी हैं और डिलीवर करके दिखाया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने भी फैसले लिए हैं, नेशनल असेंबली ने रिवाइज्ड फाइनेंस बिल को अप्रूव कर दिया है। तो जो IMF ने कहा था उसको हमने प्रायर एक्शंस को अब पूरा किया है। पहले जो बात हो रही थी बजट में वो उनकी तसल्ली के मुताबिक नहीं था, लेकिन अभी ये है कि मेरा ज़ाती ख्याल, जो तजर्बा ये कहता है कि IMF का बोर्ड पाकिस्तान को थोड़ी सी इसमें शायद एक्सटेंशन देगा ताकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की फॉर्मेलिटीज और चीजें पूरी हो सकें, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को एक नए प्रोग्राम में जाने के लिए इंडिकेशन दी जाएगी और पाकिस्तान उसकी तैयारी करेगा और फिर ये एक तसलसल बरकरार होने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, अभी रिसेंटली जब हम देख रहे थे, इंटरव्यूज़ भी करी थी, ज़ाहिर है ख़जाना उमूर की रह चुकी हैं साथ और अभी भी मौजूद हैं कमेटी बराए ख़जाना में आयशा गौस पाशा साहिबा। वो कह रही थी कि जो अब डायरेक्ट टैक्सेस लगे 80% से ज़ायद ऐसे टैक्सेस हैं जो कि आवाम पे डायरेक्ट लगाए गए हैं, लेकिन इससे महंगाई में इजाफा नहीं होगा। तो क्या ऐसा है? क्योंकि हम जब देखते हैं लिस्ट तो उसमें तो आपने पेट्रोलियम जो लेवी एक्ट है उसमें भी तरमीम की है, 10 रुपये उस पर भी बढ़ाए जा रहे हैं, फिर पुराने पंखों पर, पुरानी यानी यूज आइटम्स पर भी अब टैक्स लग गया है। तो क्या डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, महंगाई नहीं बढ़ रही? जी, इससे महंगाई बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन ये है कि उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, किस क्लास पे ज्यादा आएगा, फूड इन्फ्लेशन पर आएगा या ओवरऑल इन्फ्लेशन पर आएगा, वो तो हमारा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जब अपने नए नंबर्स देगा वो देगा। लेकिन जब इनपुट कॉस्ट्स बढ़ती हैं तो जो महंगाई होती है, जो कि कॉस्ट पुश होती है, उसके अंदर बिल्कुल इजाफा होता है। साथ ही हमने शरह सूद को बढ़ा दिया कि महंगाई उससे शायद कुछ कम हो जाए, लेकिन अभी तक हमारा तजर्बा ये है कि खाली जो है इंटरेस्ट रेट को, जो हमारा बेसिस पॉइंट बढ़ाने से महंगाई कम नहीं होती है। अब इसके अंदर महंगाई के पाकिस्तान को बहुत डीपली स्टडी करना पड़ेगा कि हम क्यों स्टक हैं 30% प्लस में इन्फ्लेशन पे और किस क्लास को कैसे रिलीफ देना है। गरीब को तो रिलीफ BISP देता है, लेकिन अगर टैक्सेस बढ़ते हैं तो मिडिल क्लास और सफेद पोश तबके के लिए हमारे पास कोई इंटरमीडिएशंस का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको हम टारगेटेड सब्सिडी कहते हैं। इन एनी केस इस हुकूमत के पास इतना वक्त भी नहीं है कि उसको डिजाइन करे, लेकिन जो हमें डर है कि विद स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस गोइंग अप, जॉबलेसनेस बढ़ने की तवक्को है, जिसका इम्पैक्ट ये लोअर मिडिल क्लास पे अच्छा खासा आएगा और उसके लिए हुकूमत को इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने की जरूरत है।
तो हारून साहब, अब हम ऐसा तो नहीं सोच सकते कि आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में हम दोबारा डिफॉल्ट की बातें सुनने लग जाएं, क्योंकि अगले 6 माह के दौरान $6 अरब की बैरूनी अदायगियां करनी है। तो IMF तो ऑलरेडी कह रहा है कि आप जो दीगर ममालिक हैं उनसे बैरूनी फाइनेंसिंग का जो एक नैरेटिव ले लेंगे, भैया वो देंगे, और सिर्फ मुंह से जुबानी नहीं चाहिए, उनको लिखा हुआ चाहिए कि $6 अरब बैरूनी फाइनेंसिंग आएगी। तो उससे मुतालिक आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब रब्ता किया तो वो बोला कि भाई इस पर तो नरमी हमें चाहिए, क्योंकि कोई तो देने के लिए तैयार नहीं है पैसे। नहीं, मेरा अपना जाती ख्याल है कि अगर IMF के साथ हमारा मीडियम टर्म का एक नया एग्रीमेंट की तरफ चल पड़ते हैं, तो देखिए पाकिस्तान एक बड़ी मार्केट है। मैं अभी भी कहता हूं कि पाकिस्तान को बहुत सीरियस इस वक्त एक बैरूनी अदायगियों में कैश फ्लो का क्रंच है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास हार्ड करेंसी नहीं है कि आप अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज की पेमेंट कर सकें। पाकिस्तान के अंदर एंडोमेंट्स और एसेट्स हैं जिसकी वजह से हमारे दोस्त ममालिक हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये कोई ऐसी कोई स्पिरिचुअल कोई मोहब्बत नहीं है। उनको पता है कि पाकिस्तान के पास एसेट्स हैं फ्यूचर में जिनको यूज किया जा सकता है और पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ चल सकता है। सिर्फ इसमें मिसिंग लिंक ये है कि हम पॉलिसी को कंसिस्टेंट नहीं रख पा रहे हैं, अच्छी पॉलिसीज बनाने की सलाहियत नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। इसलिए दोस्त ममालिक को IMF की कंफर्ट चाहिए, वो खाली हमारी इंश्योरेंसेस पर नहीं चलते हैं। अब अगर ये जो IMF का एग्रीमेंट है ये तो सिर्फ स्टेबलाइजेशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन करेगा कि हमें कुछ टाइम मिल जाएगा कि बैरूनी अदायगियां तसलसल से हो सके, आप डिफॉल्ट की तरफ ना जाएं। मुल्क को इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ ले जाना और फिर रिवाइवल से सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जाना, ये हमारा काम है। वहां सिग्नलिंग बहुत जरूरी है कि कौन इदारा करेगा, कौन लीड करेगा। आई एम अफ्रेड बिजनेस एज यूजुअल विल फेल एट दिस पॉइंट इन टाइम। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, हमें वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज चाहिए होगी। अब ये अगले 6 माह जो सियासी हैं वो तो एक फ्लक्स होगा, कोई केयर टेकर हुकूमत आएगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ चीजें इदारों को डेलीगेट कर दी जाएं और प्रोफेशनल्स को स्पेस दी जाए कि आप आगे की स्ट्रेटजी बनाएं और 3-4 जो हमारी तरजीहात हैं उस पर 24/7 वॉर फुटिंग पर काम करना पड़ेगा। उससे दोस्त ममालिक और इन्वेस्टर्स और इदारों को सिग्नल जाएगा कि पाकिस्तान संजीदा है। मेरी जो तजुर्बा है श्रीलंका, क्योंकि क्राइसिस में है पाकिस्तान से पहले से, कल उनका एक कंप्रीहेंसिव ऐसा ही प्लान आएगा और जिसमें वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी शामिल होगी। अब ये काम इदारा जाती है, आई एम अफ्रेड कि ये सियासतदान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, यू आर अफ्रेड कि सियासतदान नहीं कर पाएंगे, लेकिन गुज़श्ता हुकूमत तो रेमिटेंसेस पे काम कर रही थी। आप भी ज़ाहिर पार्ट रहे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, तो उस दौर में तो ये रेमिटेंसेस पे काम किया जा रहा था। तो इस बार जब बजट पेश किया गया और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आसानियाँ तो की गई, लेकिन कहा गया कि अगर $1 लाख से ज़ायद लेकर आएंगे तो फिर अब पूछगछ नहीं होगी। तो अगर उससे कम, तो जो आम आवाम है तो उससे कम ही लेकर आती है, तो उससे तो पूछगछ होगी। तो रेमिटेंसेस में आसानियाँ करना, उससे लिए तो कोई इकदाम नहीं किए गए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 लाख से ज्यादा लाए, उन्होंने लाने की लिमिट 1 लाख तक कर दी। तो जो भी 1 लाख तक नहीं होगी इस पे कि कहां से ला रहे हैं आप, पूछगछ नहीं होगी जी, उस पे पूछगछ, लेकिन ये एक तरह की एमनेस्टी है। मेरा नहीं ख्याल कि ये काबिले अमल रहेगी ज्यादा देर। देखिए, रेमिटेंसेस के असल में पाकिस्तान का, अगर हमने एक्सटर्नल अकाउंट, करंट अकाउंट को कंट्रोल में रखना है तो आपकी सस्टेनेबल इनकम एक्सपोर्ट को डबल करने में है। इसको पूरी दुनिया को पता है कि 5 से 10 साल लगते हैं अगर आज सिमत मुतय्यन की जाए। और हमारे दोस्त ममालिक भी समझते हैं, मैं चीन से डील करता रहा हूं, सऊदी अरब से करता रहा हूं, लेकिन हम जब वो सिमत देंगे, सिमत होती है पॉलिसी की। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊं, यहां एक गलतफहमी हो जाती है। जब कैबिनेट का काम पॉलिसी की बिल्कुल सिमत देना है, फॉर इंस्टेंस कि हम इन 4 सेक्टर्स को अपने एक्सपोर्ट के कंपेटिटिव विनिंग सेक्टर डिक्लेयर करते हैं, इनको खसूसी सपोर्ट दी जाएगी। अब ये कैसे देनी है, ये अब डेलीगेट कर देते हैं स्टेट बैंक को, FBR को, कॉमर्स को और जो इदारे हैं बैंकों को। तो ये काम वहां होता है जब हुकूमत ये काम माइक्रो मैनेज खुद करना चाहती है और पॉलिटिकल पॉपुलिज्म के लिए अनाउंसमेंट सियासी करती है, वहां पर काम खराब होता है, क्योंकि अगली हुकूमत आके उसको रिवर्स करने की कोशिश करती है।
दुनिया हम पे एतबार तब करेगी जब ये काम चल निकलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमने सीखा है, क्योंकि उसके बगैर सस्टेनेबल नहीं है। रेमिटेंसेस पे मुझे वरी है, क्योंकि एक तो वेस्ट खास तौर पे वहां इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है और बहुत ज्यादा इन्हिसार टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आ रहा है, जिससे जो लोग अनस्किल्ड काम करते हैं उनकी जॉब्स अगले 4-5 साल के अंदर कम होती दिखाई दे रही हैं। तो पाकिस्तान को रेमिटेंस अलोन के ऊपर किसी भी तरह, अनलेस कि हम एक ऐसी वर्कफोर्स जो नॉलेज इकोनॉमी में जा सके उस पे इन्वेस्ट करें, फिर रेमिटेंस इंशाल्लाह जरूर बढ़े। अरुण साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेड हैं, वहाँ से पढ़े हुए हैं। तो आपने हाल ही में देखा वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने एक बात कही जिस पर बहुत से लोगों को तशवीश है। उन्होंने कहा कि IMF से अगर डील हो जाती, माहिदा हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं होता तो काम तो वैसे भी चल रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी पंजाब के आम इंतखाबात से मुतल्लिक, तो वज़ारत ख़जाना के हुकाम वहाँ पेश हुए थे और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि भाई पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है पंजाब के आम इंतखाबात अलग से कराने के लिए, तो काम कैसे चलेगा? बजट तो इतना बड़ा 14,480 अरब रुपए का पेश कर दिया, तो IMF के बगैर चला सकती है हुकूमत अगले 6-7 माह अगर चलाना चाहे अक्टूबर तक? देखिए काम चलाना तो कोई कारनामा नहीं है जी। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट बंद कर दें, PSDP बंद कर दें, आप इंपोर्ट्स को लाना बंद कर दीजिए, तो काम तो चलता रहेगा मुल्क का डे टू डे। यानी इंपोर्ट्स बंद करके आप एक्सपोर्ट ज्यादा दिखा सकते हैं। जी देखिए, वो बैलेंस आपका गैप कम हो जाता है ना। ठीक है। लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है जो काम। देखिए हमारे इस वक्त फॉल्ट लाइंस क्या है? फॉल्ट लाइन ये है कि 25 लाख बच्चे और बच्चियां लेबर मार्केट में हर साल आ रहे हैं। वो आप 6 से 7% ग्रोथ किए बगैर और खास तौर पे सनतों में ग्रोथ किए बगैर उनको रोजगार नहीं दे सकते हैं। हमारी एक्सपोर्ट जहां पर आ चुकी है वो हमारी इंपोर्ट के गैप को पे ऑफ नहीं कर सकती। हमारा जो डेट है, हम एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है। हमारे बजट का 50% से ज्यादा सूद की अदायगियों में जा रहा है। हमारी पेंशन का बिल तनख्वाहों के बिल से बढ़ चुका है। अब अगर आप इसको काम चलना कहते हैं तो आप 6, 8, 10 महीने कर देंगे, कोई और आपको थोड़ा सा सपोर्ट दे देगा, लेकिन जो टाइम जाया होता जाएगा मुल्क एक सस्टेनेबल ग्रोथ की सिमत नहीं ले पाएगा। तो स्टेप 1 स्टेबलाइज, IMF के अलावा कोई चारा नहीं है। स्टेप 2 कॉम्पिटेंट लोगों को लाके पॉलिसी बनाएं, एग्जेम्पशंस, पेटनेज, प्रोटेक्शन को कम करें, और जो हमारे सेक्टर्स विनिंग बनते हैं जिनमें वैल्यू एडेड है उनको इंसेंटिव दीजिए, फाइनेंसिंग दीजिए, उनके लिए जोन्स बनाइए, उनके लिए मार्केट्स ढूंढिए ताकि ये काम चलना शुरू हो। हमारा जॉब्स, एक्सपोर्ट्स, वैल्यू एडिशन, प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बगैर 10 साल में पाकिस्तान एशिया में कंपेटिटिव नहीं हो पाएगा। अच्छा, वज़ीर ख़जाना अक्सर ये बात कहते हैं कि अगर प्लान इंप्लीमेंट ना हुआ IMF का तो प्लान बी हमारे पास है। तो कोई आपकी नज़र में है कि प्लान बी क्या होगा उनके पास? आप तो कह रहे हैं कंपेटिटिव टीम ले आए, लेकिन पैसे तो चाहिए, क्या प्लान बी इनके पास? देखिए प्लान बी अगर है तो जी उनको टेबल पे रखना चाहिए। ये खाली बातों से तो प्लान बी नहीं आता। मैं अपोजिशन के दोस्तों को वो बारहा कह चुका हूं और इस हुकूमत को भी कि अगर आपके पास कोई प्लान है तो उसको डिबेट में लाएं, हम सब उसको देखते हैं, उस पर कमेंट भी देंगे और उसको सपोर्ट भी करेंगे। अपोजिशन जब एतराज करती है हुकूमत की पॉलिसियों पे, मैं उनसे कहता हूं पूरी दुनिया में एक वाइट पेपर लिखा जाता है कि ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी ये है। ये मैच्योर तरीका है बात करने का। हुकूमत कहती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का एक ब्लूप्रिंट तो टेबल पे आप रखिए ताकि हम देखें कि चार्टर होता क्या है। अगर सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देके लोगों को टेबल पर लाना है तो फिर मार्केट्स और इदारे और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आप पे एतबार नहीं करते। मेरे हिसाब से जो मेरा तजुर्बा है कि 16-18 मुल्कों में काम करने का, इस वक्त पाकिस्तान के पास एक ही रूट है कि आप IMF के थ्रू स्टेबलाइज करें और अपनी मजीद कर्जे लेने की बजाय कुछ एसेट्स जो हैं
उनको स्वाप करके कुछ इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करें और एक दो अच्छी ट्रांजैक्शन करें ताकि लोग हमारे ऊपर एतबार करना शुरू। जब रिसेंटली हमने देखा कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब वो काफ़ी बिजनेसमैनों को लेकर बैठे हुए थे, तो उस तरफ से भी कुछ मामला हल हो सकते हैं कि अगर IMF नहीं भी करता तो अपने अंदर इतने लोग मौजूद हैं जो कि शायद मुल्क की मईशत को बेहतर करने में काम कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप बात करें तो पूरी दुनिया में जब बजट होता है, ज़रा आपने पूरी दुनिया की स्टडीज़ की होंगी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। क्या पाकिस्तान में जब बजट बनता है तो वो गोल्स सेट किए जाते हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि असद उमर जब वजारत में थे, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, तो सिर्फ एहसन इकबाल साहब ने असद उमर साहब से रब्ता किया कि जो आपके मंसूबे हैं मुझे उस पर ब्रीफिंग दें, और शायद असद उमर साहब ने मेरी इत्तलात के मुताबिक उनको ब्रीफिंग दी भी थी, तो वो कंटिन्यू आगे वो किए गए थे। लेकिन बाकी कोई भी मंसूबा आगे नहीं बढ़ाया जाता। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाकिस्तान में किस हद तक काम किया जा रहा है इस पर? देखिए, ये दो मुख्तलिफ मैं बातें कर रहा हूं। एक है कि पिछले 30-35 साल से हम देख रहे हैं कि हमारा माशी ढांचा ऐसा है कि जब भी ग्रोथ 5% पे जाती है, 6% पे, उसको हम सस्टेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ जो होती है वो कंजम्पशन पे बेस्ड होती है, ट्रेड पे बेस्ड होती है, रियल जो सेक्टर्स हैं उन पे बेस्ड नहीं होती। फिर हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास पे करने के लिए डॉलर नहीं होते। जब ट्रेड होती है तो इंपोर्ट बढ़ जाती है। ये है सस्टेन नहीं कर पाती ग्रोथ। तो इसके लिए तो हमें अपनी इकोनॉमी के ढांचे में एक स्ट्रक्चरल चेंज लानी पड़ेगी कि हमारा इन्हिसार लोकल प्रोडक्शन के ऊपर बढ़े, ना कि इंपोर्ट डिपेंडेंट हो। एक तो मैं ये अर्ज कर रहा था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो ज्यादातर लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट और भलाई से लिंक्ड हैं, जो 14 इंडिकेटर्स हमने साइन किए हुए हैं। अब उसके अंदर पाकिस्तान को अपनी GDP का कोई 14-15% खर्चा करने की जरूरत है। जो 2030 के टारगेट्स हैं, जो एजेंडा है, किसी भी तरह हम वो नहीं कर पाएंगे। अब उसमें भी हमें अपने हिसाब से, जैसे हम क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत वल्नरेबल हैं, हमारी जो यंग लोग हैं उनको स्किल्स चाहिए, तो हमें 4 या 5 SDGs को प्रायोरिटी करके उसकी फाइनेंसिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर को सामने लाना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये इदारे कर पाएंगे जो इदारे ऐसे लोग चलाएंगे जिनको ये काम आता है। तो अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो फिर ये काम मुश्किल तर होता जाएगा। ये सियासत जो है वो अभी संभलती नहीं दिख रही, और कहीं भी दुनिया में सियासतदान सिर्फ सिम्प देता है कि हम मसलन हम प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन सियासतदान ये नहीं कहता कि किसको बेचना है, किससे कैसे डील करनी है। तो पॉलिसी मेकर का काम यह है, सिम्प दे, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में तगड़े लोग बैठे हैं जो उसको आगे लेकर चले। और ये मॉडल आजमूदा है, कंबोडिया का है, वियतनाम का है, बांग्लादेश का है। हम इसके ऊपर चलना चाहें तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट साबिक दौरे हुकूमत में। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो IMF डील से मुतालिक मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। राइट बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं IMF डील से मुतालिक, क्योंकि आज सुबह चौथा रब्ता वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने किया है MD IMF के साथ, और क्या डील बहाल होने जा रही है या नहीं, इससे मुतालिक भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, राइटर हैं फ़ारूक सलीम साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। फ़ारूक साहब, आपको इस तमाम तर मामला किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या वाकई डील बहाल होने जा रही है? वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे? जो चल रहा है मईशत का पहिया थोड़ा तेज़ हो जाएगा वो? देखिए, IMF की डील का हिस्सा बनना है या नहीं बनना, ये अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें जो हैं वो सियासी फैसला करती हैं। होना ये माशी फैसला चाहिए। देखिए, अगर माशी एंगल से इसको देखा जाए तो पाकिस्तान के पास IMF का कोई मुतबादिल नहीं है। जैसे नया माली साल शुरू होगा, जुलाई से दिसंबर तक, मैं बड़ा वाज़ेह अदाद शुमार आपके सामने रख देता हूँ। जुलाई से दिसंबर तक जो हुकूमत की अदायगियां हैं, बैरूनी अदायगियां हैं, वो लगभग 10 अरब डॉलर की हैं उन 6 महीनों में, जिसमें से बताया ये जा रहा है कि 5 अरब डॉलर जो है उसका तो रोल ओवर हो जाएगा, बाकी 5 अरब डॉलर की अदायगी करनी है। और स्टेट बैंक के पास ज़खायर पड़े हैं 3.5 अरब डॉलर के। इसका मतलब ये है कि नवंबर या दिसंबर के पहले हफ्ते तक स्टेट बैंक के पास जो ज़खायर हैं वो तकरीबन 0 हो जाएंगे।
अगर श्रीलंका का मॉडल देखना है तो वो डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट के बाद भी आईएमएफ के पास गया। हमने आईएमएफ के पास जाना है, आज जाएं, कल जाएं, डिफॉल्ट से पहले जाएं या डिफॉल्ट के बाद जाएं, जाना आईएमएफ के पास ही है, उसका कोई मुतबादिल नहीं। लेकिन बदकिस्मती जैसे मैंने कहा ये है कि ये सियासी फैसला है, हुकूमत का माशी फैसला नहीं है। सियासी तौर पे हुकूमत सोच रही है कि अगर आईएमएफ का हिस्सा बनते हैं, उसकी शराइत के ऊपर अमल दरामद करना है, तो इलेक्शन का साल है, कितने वोटों का नुकसान होगा। तो जब तक तो हम अपने माशी फैसले सियासी बुनियाद पे करते रहेंगे तो फिर मुल्क में जिस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं ये और बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर सियासी फैसले होंगे मईशत के मामले में तो मसाइल और बढ़ जाएंगे। अच्छा, जो 3.5 अरब डॉलर्स आपने बताया स्टेट बैंक के पास, ये उनके अलावा आपने बताया जो सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट मौजूद है ऑलरेडी, जो फ्रीज हुए हैं, राइट? ये स्टेट बैंक के नेट ज़खायर हैं आज। सऊदी अरेबिया ने जो इमदादी पैकेजेस दिए हैं वो उसमें शामिल हैं, जो चीन के रोल ओवर हैं उसमें शामिल हैं, इसमें सब चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं वज़ीर ख़जाना साहब से, सहाफ़ी जब सवाल करते हैं तो वो तो अब सीखपा हो जाते हैं जब भी आईएमएफ डील से मुतालिक बात की जा रही है, क्योंकि ख़ुद तो वो बहाल नहीं कर सके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म ने जो खुद अब महाज संभाला है कि वो खुद डायरेक्ट बात करेंगे एमडी आईएमएफ से। 4 दफ़ा उन्होंने बात की, एक पेरिस में मुलाकात भी हो चुकी है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि वज़ीर ख़जाना साहब फेल हो गए हैं आईएमएफ डील बहाल करने में या मईशत का पहिया संभालने में? कोई और टीम लाई जा सकती है? क्योंकि आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल साहब अक्सर बात करते रहते हैं, हाल ही में उन्होंने अपने ओहदे भी छोड़ दिए हैं, नून लीग में इख्तलाफात हैं अंदर। देखिए, जून की 30 तारीख तक जो पैकेज अभी है वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद हमें एक नया पैकेज लेना होगा और यकीनी बात यह है कि एक उससे जितना पहला पैकेज था उससे बड़ा पैकेज पाकिस्तान को दरकार होगा। और जाहिर बात है कि जो शराइत हैं वो मज़ीद सख्त हो जाएंगी। तो इसमें तो शक की बात नहीं है कि मुतबादिल नहीं है, और नेक्स्ट पैकेज जो है वो और भी सख्त शराइत के साथ आएगा। आलमी इदारों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो मैं समझता हूँ अदाद व शुमार की बुनियाद के ऊपर होते हैं, वो जज्बात की बुनियाद के ऊपर नहीं हो सकते हैं। फिर अगर पाकिस्तान ने जाना आईएमएफ के पास ही है, उससे उधार चाहिए हमें, उसके साथ साथ अगर आईएमएफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे कि शायद वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, तो फिर ये इस किस्म की जो जज्बात हैं मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के अपने माशी मफाद में नहीं। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना कि सियासी फैसले ना किए जाएं अभी, क्योंकि अगर 3 रोज़ बाकी हैं, अगर ये डील बहाल नहीं होती है 3 रोज़ के अंदर तो नया ये एक्सटेंडेबल तो ज़ाहिर नहीं है, नया मुआहदे की तरफ जाएंगे। और क्योंकि अब सियासी मामला आगे आ रहे हैं, इलेक्शन का एयर है, तो वज़ीर ख़जाना तो ये बात कह चुके हैं अगर डील नहीं होती ये वाली तो हम शायद इसी तरह चलते रहेंगे, मामला तो इस तरह चलते रहेंगे, गुजारा हो जाएगा। तो इलेक्शन के लिए होंगे पैसे, मामला गुजारने के लिए कहीं से होंगे पैसे, या बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजार रहेगा? क्योंकि जब IMF ने बात की 6 अरब डॉलर्स की बैरूनी फाइनेंसिंग की, तब बाकी ममालिक ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बोला हम तो गवाही नहीं दे सकते इसकी स्टेटमेंट। देखिए, अगर पिछले 6 महीने से कोई सबक हमने सीखना है तो वो जिन ममालिक को हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, चाहे वो चाइना हो या सऊदी अरेबिया हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, तो हमें बड़े वादे तौर पे ये बता चुके हैं कि जब तक IMF की छतरी के तले आप नहीं आएंगे उस वक्त तक हमारे कोई नए इमदादी पैकेजेस जो हैं या हमारी जो खजाने की पूंजी है वो नहीं खुल सकेगी। तो ये तो वो 6 महीने में हमें पहले वादे कर चुके हैं। जो बाकी आलमी मालियाती इदारे हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, वो तो एक अरसे से जब तक कोई मुल्क जो है वो IMF के पैकेज का हिस्सा नहीं होता, तरफ से इमदादी पैकेज जो है वो आ पाते। तो ये तो बात बड़ी वाज़ेह है। और इसकी वजह सबसे IMF एक वाहिद मालियाती इदारा है जिसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, टेक्निकल जुबान में उसको कहते हैं आर्टिकल 4, जिस मुल्क को मदद देता है उसकी रखता है। तो बाकी जो मालियाती इदारे हैं उनके पास, और ना ही ये मॉनिटरिंग सऊदी अरेबिया के पास और मुल्क के पास भी नहीं। ठीक है, बाकी ममालिक ये कह चुके हैं कि जब तक आप IMF की छतरी तले नहीं आएंगे हम आपसे मजीद कोई डील्स नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हैं और सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। हम बात करें कि IMF की डील बहाल होगी या नहीं, इससे मुतल्लिक तो ज़ाहिर चहमगोइयाँ जारी हैं क्योंकि वज़ीर आज़म ने भी अब रब्ता कर लिया है, लेकिन हुकूमत ने अपनी सरतोड़ कोशिशें पूरी कर ली हैं। इन तमाम जो शराइत थी IMF की वो मंजूर कर ली गई हैं और मज़ीद यानी 215 अरब रुपये के इजाफी टैक्सेस भी आयद कर दिए। यानी गुज़श्ता कौमी असम्बली के इजलास में फाइनेंस बिल 2023 भी मंजूर कर लिया गया है। तो इजाफी टैक्सेस, सिर्फ टैक्सेस की बात करें हैं तो माहिर टैक्स हमारे साथ मौजूद हैं जो टैक्स की उमूर के माहिर हैं, ज़ीशान मर्चेंट साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ज़ीशान साहब, मज़ीद टैक्सेस हुकूमत ने आयद कर दिए और इस बार आयशा गौस पाशा साहिबा कह रही हैं कि डायरेक्ट ये इंप्लीमेंटेशन होगी। 88% ऐसे टैक्सेस हैं डायरेक्ट अवाम पे जा रहे हैं, लेकिन वो कह रही है महंगाई में कोई इजाफा नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे टैक्सेस आएंगे अब डायरेक्टली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, टैक्सेस लगा दिए हैं तो टैक्सेस तो आ ही जाएंगे, क्योंकि देने उन्हीं लोगों ने हैं जो ऑलरेडी इस सिस्टम का हिस्सा है। उन लोगों ने तो नहीं देने जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। उन लोगों ने नहीं देने जिनकी एग्रीकल्चरल इनकम है। ट्रेडर्स को नहीं देने, होलसेलर्स को नहीं देने, आढ़तियों को नहीं देने। देने हैं तो सिर्फ तनख्वाहदार तबके को और बिजनेस इंडिविजुअल्स और AOPs को देने। तो ये तो टैक्स जितना भी लगा देते, 350 अरब लगा देते, टैक्स इन्हीं लोगों ने देना था। यानी उन्हीं लोगों को मजीद पीसा जा रहा है जो ऑलरेडी पिस के भी अब ख़त्म हो चुके। आप उनको मजीद पीस देंगे। तनख्वाहदार वो कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, महंगाई नहीं बढ़ेगी जी, 2 लाख रुपए से ऊपर आपने माहाना तनख्वाह वाले के ऊपर टैक्स लगा दिया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि जिसने 50,000 रुपए से जो है ज़्यादा बिजनेस में कमाया महीने का, उसका भी टैक्स बढ़ा दिया है आपने। तो इसका मकसद ये है कि इसका इम्पैक्ट तो बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मली टैक्स सिवाय तनख्वाहदार लोगों की जेब से तो कोई नहीं देता, वो टैक्स को पास ऑन कर देते हैं। तो महंगाई तो बढ़ेगी भैया। लेकिन मसला ये है कि ये जो चीज़ करने जा रहे हैं, ये जो 215 अरब का नया टैक्स लगाया है इन्होंने, क्या ही अच्छा होता ये 300 अरब से अपने खर्चे कम कर देते। जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, जिसमें सेनेटरों को, जो चेयरमैन, सेनेट के चेयरमैन को आप जो है बाहर भेजेंगे उनका पर्सनल जहाज़ में, और वो चार्टर जहाज़ होगा, या वो लोग जो अब गवर्नमेंट के खर्चे पे हज पे जा रहे हैं, मिनिस्टर्स, हमारे मासूम से मिनिस्टर्स जो 35 से 40 के करीब हैं शायद, जो सरकारी प्रोटोकॉल पे जाएंगे हज करने के लिए, उनके लिए भी फ़्लाइट को चार्टर किया जा रहा है, वो भी टैक्स पेयर के पैसों से है। तो सवाल ये पैदा होता है, एक तरफ हम कॉल कुछ कहे और हमारा फेल कुछ है। हम कहते हैं कि अवाम कुर्बानी दे। अब भाई कितनी कुर्बानी दे? ये जो हमारे लीडरान हैं, ये कब थोड़े अपने खर्चे और शाह खर्चियों को कम करेंगे? तो इस तरह से तो आप सेल्स टैक्स का रेट 18% है, उसको 20% कर दीजिए और टैक्स मिल जाएगा। तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप एक अनफेयर टैक्सेशन कर रहे हैं। ये उन्हीं लोगों से टैक्स लिया जा रहा है कि जो इस सिस्टम में बिल्कुल गन्ने की तरह पिस चुके हैं। हमने क्यों ऐसा कोई इस बजट में मेजर नहीं लिया कि हमने कहा कि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स भी हम वसूल करेंगे? हमने क्यों ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया कि हमने कहा कि जी हम, जिसमें नजर आता कि हम ट्रेडर से भी टैक्स लेंगे? हमने क्यों ऐसा इकदाम नहीं उठाया कि जिसमें ऐसा लगा कि हम आढ़तियों से भी टैक्स लेंगे? टैक्स तो उन्हीं से ले रहे हैं ना आप और रेट बढ़ा दीजिए और मजीद टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। आप और IMF को खुश कर दीजिए। जैसे आप बात कह रहे हैं हुकूमत अपने खर्चे खुद कम करे ताकि आवाम पे डायरेक्टली टैक्सेस ना लगाए जाएं। जो टैक्स चोर है उससे मुतालिक तो किसी ने बात नहीं की, ना वज़ीर ख़जाना साहब ने बात की कि इतने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी होती है, तो उनको कैसे धारे में लाया जा सकता है? कोई बात आपके ज़हन में तो आप मशवरा दें हुकूमत। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये वोट सारे ट्रेडर्स हैं, जो वोटर्स हैं, 30 लाख के करीब वोटर्स हैं जो ट्रेडर्स हैं, जो सिस्टम में नहीं है, जो टैक्स नहीं देना चाहते। मसला ये है कि हमारी जब तक रेट नहीं होगी गवर्नमेंट की, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बड़ा आसान है टैक्स, जो अगर आपकी ख्वाहिश हो कि आपको इस सिस्टम में लोगों को लाना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग जो विदहोल्डिंग एजेंट्स नॉन फाइलर का टैक्स काटते हैं, उनको पकड़ ले। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 66 मिलियन यानी 6 करोड़ 60 लाख बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन टैक्स पेयर सिर्फ 38 लाख है। तो ये डिस्पैरिटी तो है ना भाई। अगर हम ये कहें कि अगर टैक्स पेयर्स को बढ़ाना है तो बड़ा आसान है। मैं एक मान भी लूं कि एक टैक्स पेयर के पास अगर जो है वो 5 बैंक अकाउंट हैं, तो फिर भी इस वक्त जो है 1 करोड़ 20 लाख टैक्स पेयर्स होने चाहिए। इसका मतलब है गैप तो है हमारे पास, तो इस वक्त तकरीबन 4 मिलियन के करीब हैं टैक्स पेयर्स। इसका मतलब है 8 मिलियन का गैप तो अभी भी मौजूद है।
इसका मकसद ये है कि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती ही नहीं है कि नए लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए या उनको टैक्स बेस बढ़ाया जाए। और ये टैक्स की चोरी होती क्यों है, इसके पीछे भी किसी ने सवाल नहीं किया, ना इसके पीछे कोई काम करता है। क्योंकि आप जब कहेंगे कि जी 100 रुपए कमाओ और उसमें से मुझे 50 रुपए टैक्स में दे दो, तो कोई टैक्स नहीं देगा जनाब। आप ये नहीं समझते कि वो क्यों 50 रुपए टैक्स दे जब इन्फ्लेशन जो है वो 30% से ज्यादा है। वो क्यों 50 रुपए टैक्स दे जब जो है उसको कोई बेसिक यानी आप कह रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स का भी कोई फायदा नहीं है अगर हुकूमत वो भी पेश करती है कौमी दायरे में लाने के लिए। टैक्स रिफॉर्म हो कहाँ रहे हैं? टैक्स रिफॉर्म को तो करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं ना कि कौन से मुल्क में जो है वो 39% का टैक्स रेट है जो कंपनीज पे लग रहा है, चूंकि 10% सुपर टैक्स है। और कौन से मुल्क में ऐसा टैक्स है जो इंडिविजुअल या सैलरी टैक्स पेयर 35% टैक्स देता है और उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स लग जाता है, लगेगा। यानी कि 45% कौन टैक्स देगा भाई? सवाल ये पैदा होता है कि आप ये चाह रहे हैं कि मैं 45 रुपए टैक्स भी दूं, फिर मुझे हेल्थ भी फ्री ना हो, मेरे बच्चों को एजुकेशन भी फ्री ना मिले, मुझे अपने पानी भी खुद खरीदना पड़े, मुझे अपनी सिक्योरिटी भी खुद करनी पड़े, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना मिले, तो कोई क्यों टैक्स देगा आपके मुल्क में? लेकिन तमाम हुकूमतों ने, तमाम साबिक हुकूमतों ने यही रोना रोया था ना कि अवाम टैक्स नहीं देते, अमीर लोग टैक्स नहीं देते, तो रिफॉर्म्स कौन करेगा? कोई हुकूमत आती है वो करती नहीं। सवाल ये नहीं, इसका बड़ा आसान सा सवाल। देखिए, कैरेट एंड एग, चिकन एंड एग सिचुएशन है। मसला ये है कि आप जब तक टैक्स रेट को कम नहीं करेंगे तब तक जो है स्मगलिंग जो है वो वायबल रहेगी। जितना टैक्स रेट ज्यादा होगा उतना टैक्स की चोरी होगी, उतने स्मगल गुड्स पाकिस्तान में आएंगे। जब आप टैक्स के रेट को और सेल्स टैक्स के रेट को कम कर देंगे तो उससे स्मगलिंग वायबल नहीं रहेगी और वो माल जो स्मगल होके आ रहा है वो आपकी इकोनॉमी में डायरेक्टली आना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको ड्यूटीज और टैक्सेस मिलने लगेंगे। तो मेरे हिसाब से इस वक्त नीड ऑफ द आवर ये है कि एक तरफ सीरियस टैक्स रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 70% टैक्स जो है वो विदहोल्डिंग एजेंट कलेक्ट करके देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स की वैसे भी बहुत ज़रूरत है और टैक्स ज़रा हुकूमत को चाहिए कि कम कर दें। बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आ गया। ज़ीशान जो कि माहिर टैक्स उमूर थे हमारे साथ गुफ्तगू करते हैं। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।